सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, सब घर परिवार में एकदम बिंदास होंगे। तो आज की वीडियो हम अपने चैप्टर का जो नाम रहने वाला है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, नवा चैप्टर पहुंच गया है हमारी 500 सीरीज में। जो क्वेश्चन रहने वाले हैं जो हमारे इस पार्ट में नवे चैप्टर के रहेंगे। जो हमारे बच्चे वीडियो कहीं से आप देख रहे हैं इंडिया के किसी भी कोने से, तो आपका कर्तव्य बनता है कि हमारी वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देरी ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की ओर। देखो हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न रहने वाला है, प्रकाश की तीव्रता का उपयोग किया जाता है। मतलब ऐसा प्रपथ है जो प्रकाश से तो चलता है, पर प्रकाश से चलता तो जरूर है पर अंधेरे से टूट जाता है। जैसे प्रकाश खत्म हो जाएगा तो परपथ टूट जाएगा। एक उसको सेंसर की तरह काम करता है वो। जैसे सेंसर किसी चीज़ को पता लगाने के लिए हमें डायरेक्शन भेजता है, उसी प्रकार से हमारे एक ऑटोमेटिक सेंसर है जो किससे काम कर रहा है, प्रकाश से काम कर रहा है। तो उसको आपको ध्यान में देखना है कि किस प्रकार से प्रकाश से काम कर रहा है। तो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा किस प्रकार से काम कर रहा है। देखो हमारा कोई परपथ है एक, ठीक है ना, ये परपथ है। अब जब इस पर प्रकाश पड़ेगा तो चालू हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं, प्रकाश पड़ने पर तो चालू हो रहा है, ये परपथ पूर्ण हो गया, ठीक है। अब प्रकाश ना पड़ने पर क्या होगा भाई, प्रकाश ना पड़ने पर तो क्या हो रहा है भाई, परपथ टूट रहा है। और प्रकाश पड़ने पर, ठीक है, और प्रकाश पड़ने पर क्या हो रहा है भाई, परपथ जुड़ रहा है। समझ में आएगी आपकी में कि इस स्थिति में ये क्या हो रहा है, जब इसके प्रकाश नहीं पड़ेगा तो परपथ क्या होगा, टूट जाएगा। जब प्रकाश पड़ेगा तो परपथ क्या जुड़ जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसका कोई नाम दे रखा है, तो वो ऑप्शन में कहीं नाम है, वो ऑप्शन में नाम बताना है आपको। आयु आपकी समझ में आ जाएगा कि प्रकाश का उपयोग किया जा रहा है, तो प्रकाश का उपयोग इस प्रकार से किया जा रहा है, ठीक है। तो उसका कोई सेंसर का नाम होगा। पहला है वीडीआर, दूसरा है एनटीसी, तीसरा है पीटीसी और चौथा है एलडीआर। तो कौन सा राइट ऑप्शन रहने वाला है बेटा, कमेंट करेंगे तो मैं बताएंगे। तो हमारा राइट आंसर रहने वाला है एलडीआर। इसको बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है, किस प्रकार से काम कर रहा है, किस प्रकार से काम नहीं कर रहा है, सेंसर की तरह काम कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा दूसरा कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न रहने वाला, मोस्ट प्रश्न भाई, क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न है। आपको हम 500 जो क्वेश्चनों की सीरीज करा रहे हैं, तो आप ये नहीं समझे कि यहां से प्रश्न नहीं, मैं बता रहा हूं यहां से हर साल प्रश्न आता है। एनीबडी इन्हीं क्वेश्चनों में से जो 500 में से इन्हीं में से उठाता है एग्जाम। और जितने भी इलेक्ट्रीशियन के बच्चे छात्र तैयारी कर रहे हैं सेकेंडरी के, आप हमारी 500 क्वेश्चन सीरीज को कंप्लीट करेंगे तो मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि आप पास होने से रोक नहीं सकता। तो बड़े ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर कोई भी आपका सवाल टॉपिक में कोई भी रहता है तो कमेंट करके बताएंगे, उसका आंसर हमारी टीम लगी हुई है वो देगी आपको, ठीक है ना। तो हम पढ़ते हैं इसमें कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है। ऐसा कौन सा कोड है जिसे सिलिकॉन जो डायोड है उसको इंगित किया जाता है। कोई ना कोई किसी चीज विज्ञान ने बनाई, उसका नाम तो दिया है ना। तो इसी प्रकार से हमारा सिलिकॉन कंडक्ट है, उसका भी कोई ना कोई नाम है। तो इन चारों ऑप्शन में से बताएंगे बेटा कौन सा नाम रहने वाला है। तो पहला है OA79, दूसरा है BY126, तीसरा है IN4007 और चौथा है 2N3055। तो चारों ऑप्शन में से बेटा कौन सा रहने वाला है, कमेंट करेंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा BY126। ये क्या है, एक सेमी कंडक्टर को इंगित करता है, दर्शाता है कि ही सेमी कंडक्टर है, ठीक है। और किसका होता है, सिलिकॉन का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा 3वां।
कि फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब हमारा क्या है, एक फुल वेव है। तो पहले तो बेटा ये बताओगे कि फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड का प्रयोग होता है। तो बेटा पहले ही मेरा एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन बनाया है कि फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोडों का प्रयोग होता है। बेटा कमेंट करके आंसर बताएंगे बेटा इसका। जो बच्चे पढ़ते होंगे ईमानदारी से तो उनको पता होगा कि फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड लगते हैं। तो बेटा कमेंट करके बताएंगे, मैं आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूं यहां पर। ओके, तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर कि फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी क्या है। ये इनपुट पूछ रहा है ना कि आउटपुट। तो इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है, वो चार ऑप्शन पर नजर आ रही है आपको। ठीक है, तो पहला है पिन 1/2f, दूसरा है पिन बराबर पिन, और तीसरा है पिन बराबर 2 पिन, और चौथा ऑप्शन है पिन बराबर पिन। देखो बेटा इसमें प्रश्न में देखो, इसमें दो ऑप्शन बराबर आ गए, तो आप कंफ्यूज मत होना। दो ऑप्शन आ गए तो आपको यहां पर इनको क्रॉस कर देना है कि दो तो आंसर हो ही नहीं सकते। एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं है जो प्रश्न देगा उसमें दो एक आंसर भी दे दे। क्यों देगा, गलती नहीं करेगा। अगर ऐसा देता है तो आपको बोनस का नंबर मिलेगा और 2 नंबर फ्री के हो जाएंगे, तो वो नहीं देगा। तो ये तो आप कहीं भी मिल जाए तो उसे क्रॉस लगा दे, तो आंसर हो ही नहीं सकता। ओके, अगर होगा, अगर आपने गलती भी कर दिया तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको बोनस के नंबर मिलने वाले हैं। ओके, तो आगे बढ़ती हैं। अब बचे दो ऑप्शन, तो दोनों ऑप्शन में तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, कमेंट करेंगे। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा सी, पिन बराबर क्या होता है 2 पिन। आगे बढ़ती हैं, बहुत ही प्यारा प्रश्न रहने वाला है। एक सक्रिय घटक के बारे में पूछा गया है, ऐसा हमारा सक्रिय घटक कौन सा है। तो सक्रिय घटक वैसे बहुत सारे होती हैं, उनमें से एक का नाम दे रखा है इसमें, तो आपको वो नाम ढूंढना है। ओके, तो पहला है प्रारंभ करने वाला, दूसरा है रोकने वाला, तीसरा है संधारित्र, तो चौथा है ट्रांजिस्टर। तो बेटा चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, पहले ये समझेंगे कि भाई सक्रिय घटक कौन कौन से होते हैं, ये भी तो समझना है। ठीक है, सक्रिय वे घटक होती हैं जिनके अंदर धारा का प्रभाव कह सकते हैं अपन, होता क्या नहीं होता है। तो अपन यहां पर कौन सा ऐसा आपको लग रहा है कि अपन इसमें कर सकते हैं। तो प्रारंभ करने वाला, रोकने वाला, संधारित्र, ट्रांजिस्टर, ये दोनों तो हो नहीं सकते। इन दोनों में से देखना है कौन सा हो सकता है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय घटक कौन सा होता है हमारा, ट्रांजिस्टर होता है। क्या होता है, सक्रिय घटक ट्रांजिस्टर होता है। प्रश्न है हमारा 5वां, कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है। देखो भाई प्रश्न पहला भी दूसरे आ जाता है, इंगित करता है, तो इसलिए हमारे कोई कैडमियम फास्फोर को इंगित करता है, यौगिक पदार्थ है। कोई पदार्थ बना के तैयार कर दिया, उसका एक प्रतीक दे गया, इसको तो आर देती हैं, इसी को डी देती हैं, इसी को सी देती हैं। जिस प्रकार से इंसान तो बहुत होते हैं, उनके नाम से उनको पुकारा जाता है क्या, तो उसी प्रकार से हमारा यौगिक पदार्थ उसका कोई नाम दे दिया है, तो उसका जो नाम बताना है कैडमियम सल्फाइड को किस नाम से इंगित करते हैं। ठीक है ना, तो पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी और चौथा है आर। तो कौन सा राइट आंसर रहने वाला है बेटा हमारे 5वीं में, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा 5वीं में क्या, डी, आर हो जाएगा। ओके बेटा, इसको आर से इंगित करती हैं यौगिक पदार्थ होती हैं हमारे, कौन सा, कैडमियम सल्फाइड। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 में बोल रहा है इस एम्पलीफायर का नाम क्या है। भाई एक एम्पलीफायर आपको दर्शाया जा रहा है यहां पर, इस एम्पलीफायर का नाम बताना है। आप देख सकते हैं एम्पलीफायर किस प्रकार से है, ठीक है ना, तो इस एम्पलीफायर का नाम बताना है ओनली फॉर। तो पहला ऑप्शन है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। देखो बेटा ट्रांजिस्टर होती हैं तुम्हारे, तो ट्रांजिस्टर में क्या होता है बेटा, उसमें 3 चीज चलती हैं ट्रांजिस्टर के अंदर, बेस, कलेक्टर, एमीटर। ठीक है ना, तो किस प्रकार से काम करते हैं वो आपको मैंने सिलेबस में कर रखा है। ठीक है, तो वहां के आप जाके हमारी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, तीसरा है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। आगे बढ़ते हैं।
चौथा ऑप्शन रहने वाला है क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर। तो चारों ऑप्शन में से बेटा कौन सा नजर आ रहा है आपको, कमेंट करें कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी। तो क्या है हमारा, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, राइट आंसर बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि क्रम से 4 रंग बैंड लाल, बैंगनी, नारंगी और सोने के 7 प्रतिरोध का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या है भाई। जी आपको मान निकालना है इसका, ठीक है। तो किस प्रकार से मान रहने वाला है वो आप देखेंगे, है ना। तो हमारा जो मान रहने वाला है बेटा, तुम्हारा लाल पहले आ गया, दूसरा कौन सा गया, बैंगनी, तीसरा कौन सा, नारंगी, चौथा है सोना। तो क्या रहने वाला है बेटा, तो हमारा क्या रहेगा देखो इसमें। तो नारंगी कितने पे रहता है, 2 पे बेटा, बैंगनी कितने पे रहता है, 7 पे, नारंगी 3 पे, और सोने का प्लस माइनस 0.5, ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो किस प्रकार से रखेंगे, देखो हम सॉल्यूशन करते हैं कि 2 और 7 का गुणा 3 से करती हैं, तो यहां पर क्या है, 3 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 27 के ओम हो गया, क्योंकि 3 0 है, हो गया ना, गुणा करती हैं पुनः इससे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूं, सत्ताईस गुणा ये 3 है इंटू 10 प्लस माइनस 0.5, ठीक है। तो इसका करती हैं अपन, तो 27 गुणा करते हैं इसका, तो कितना हो गया, 300 हो गया, 3 0 हो गई इसकी, क्योंकि 3 पे 3 0 हो गई, 1000 हो गया था, 27 हो गया जी हमारा, क्योंकि 10 आएगी इस पे। थोड़ा सा मैंने यहाँ सारणी हमारी दे रखी है 3 प्रकार से, ठीक है। तो हम कितना हो गया हमारा, 27 के ओम हो गया। अब इसमें से हम चाहे तो एक प्लस ले लेंगे चाहे माइनस ले लेंगे, जैसे माइनस ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो कितना है हमारा, 0.5 है हमारा। तो हम क्या करते हैं, ये माइनस प्लस लेने के बाद हम क्या करते हैं, 27 27 के ओ माइनस ले लिया हमने, तो 27 हम क्या करेंगे, इंटू 0.05, तो कितना आ जाएगा भाई हमारा, सॉल्यूशन करेंगे तो इसका 27 इंटू 5, 7 7 7 35, 7 7 7 21 28 7 35 3 और 5.5 10 13, तो कितना आ गया भाई, 1350 आ गया, 1350 और 27 के हुए, अब 27,000 में से क्या करेंगे, 1350 घटा देंगे। तो जहां पर हम घटा के देखते हैं, सत्ताईस हजार में थे भाई 1350 घटाएंगे तो 0, 10 में से 5 गए तो 5, और 9 में से 3 गए तो 6, और 7 में से 1 गया तो वो 6 में से 1 गया 5 और 2, कितना है 25,650 ओम आ गया जी। अब देखना है घटाने पर इतना इसमें कोई मिल रहा है क्या आंसर, 23,750 नहीं है, 24,700 नहीं है,
25,650, हाँ ये मिल गया, 25,650 मिल गया। ये तो घटाने मिल गया। अब हम जोड़ने पर हम क्या करेंगे बेटा, अब जोड़ेंगे 27, ये तो माइनस घटाने पर आया, अब 27,300 प्लस करेंगे, ये माइनस किया तो 0 की 0, 5 की 5, 3, 7 3 1 8 2, कितना आ गया 28,350, 28,350 ओम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रश्न को हल करते हैं और निकालते हैं। तो कितना आंसर आ गया भाई, 27, वो 3 माह प्रश्न आंसर है 25,650, 28,350 प्लस माइनस करने पर, एक बार जोड़ने पर और एक बार माइनस करने पर। बेटा इस चीज का ध्यान रखना, अगर प्रश्न में एक दे रखा हो, कोई भी मान या तो जोड़ने पर दे रखा हो या माइनस पर दे रखा हो, तो आपको माइनस प्लस करके आंसर निकालना है, ज्यादा टेंशन वाली बात ले ली नहीं है। दैट्स ऑल, आगे बढ़े। ओके, तो प्रश्न है हमारा 8वां, सिलिकॉन सामग्री में रोध का वोल्टेज का कारण क्या है भाई। जो सिलिकॉन सामग्री है इसमें रोध का वोल्टेज का कारण क्या है, कारण बताना है आपको। तो पहला है कम परमाणु संख्या, ओके पहला ऑप्शन। दूसरा है प्रतिरोध बहुत कम है। तीसरा है डोपिंग प्रतिशत अधिक है। और चौथा है बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स केवल है। बेटा बहुत ही प्यारा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न रहने वाला है। प्रश्न की लैंग्वेज समझो, फिर उसके बाद ऑप्शन दे रखे हैं उनको समझो। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा 8वें में, ए कम परमाणु संख्या। जो होता है सिलिकॉन सामग्री में रोध का वोल्टेज का कारण होता है कम परमाणु संख्या। आगे बढ़ते हैं। हाँ, रिवर्स बायसाइड डायोड में चौड़ी बांधा का क्या कारण है। बेटा चौड़ी बांधा का क्या कारण है ये बताना है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है दो सामग्रियों में अल्पसंख्यक वाहक उदासीन होना, और दूसरा ऑप्शन है एन मटेरियल से इलेक्ट्रॉन तेजी से पॉजिटिव टर्मिनल में चले जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न ऑप्शन ये भी है। और तीसरा है कि पी, पहला एन दूसरा पी, ये तो एन हो गया और ये हो गया पी। ठीक है बेटा, तो मैं आपको बता दूं जो पी होता है जो बोरोन में आता है, और जो एन होता है आपके आर्जिनिटा इसमें आता है। ठीक है, वो आगे प्रश्न आएगा उसमें देखेंगे। तो पी सामग्री को होल नकारात्मक टर्मिनल के लिए आकर्षित किया गया, और चौथा है कि इलेक्ट्रॉन्स और होल आपूर्ति टर्मिनल को और आकर्षित होते हैं। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है नंबर। तो राइट आंसर बताएंगे बेटा कौन सा रहने वाला है हमारा। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा डी, इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनल की ओर आकर्षण होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं होल की तरफ क्या होते हैं, टर्मिनल के आकर्षित होती हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। 10वां प्रश्न देखते हैं भाई। 10वें प्रश्न में क्या रहने वाला है। हाँ, फुल वे रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है बेटा। फुल वे रेक्टिफायर मैंने डायोड पूछा था, वो आपने आंसर दे दिया कमेंट करके, तो बहुत ही बढ़िया है। तो फुल वे रेक्टिफायर सर्किट में क्या वोल्टेज, जो फुल वे रेक्टिफायर सर्किट है बेटा, इसमें आपको पता पड़ रहा होगा फुल वे में रेक्टिफायर में कितने डायोड लगाने का। कोई बच्चा पढ़ता होगा ना तो यहाँ से कट का आंसर दे सकता है। ठीक है ना, इस प्रकार से हमारे जुड़े हुए हैं इसमें धारा, हमारे डायोड वगैरह जुड़े हुए इसमें। तो बेटा पहला प्रश्न निर्गत नहीं है, रेटेड निर्गत है। रेटेड उत्पादन का आधा है, रेटेड आउटपुट को दोगुना करता है। मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा रहेगा बेटा, निर्गत नहीं करता। देखो बात तो सही है कि आउटपुट वोल्टेज किस प्रकार से निर्गत रहती है ये भी हमें पता नहीं रहता है। ठीक है, और रेट निर्गत है और रेडेट निर्गत नहीं है ना, रेडेट निर्गत कैसे हो जाएगा भाई। और रेडेट उत्पादन का आधा है, आधा भी कैसे हो सकता है भाई, आधा तो हो नहीं सकता। और आउटपुट दोनों कर नहीं सकता, ये तो दोनों हो ही नहीं सकते। इन दोनों में तो कोई आंसर रहने वाला है। तो रेडेट निर्गत ये भी मेरे हिसाब से गलत होगा। तो बचा कौन सा बेटा फिर हमारा राइट आंसर ए,
क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ए, निर्गत नहीं है। जो आउटपुट में वोल्टेज क्या है हम निर्गत नहीं कर सकते। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11वां, कौन सा फिल्टर, बहुत ही प्यारा प्रश्न है बेटा, ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को। अगर आपने प्रश्न की लैंग्वेज पढ़ ली तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूं आप आंसर देने में इतनी हिचकिचाओगे नहीं, आप सटीक तरीके से आंसर दोगे। जब तक आप प्रश्न की लैंग्वेज को नहीं पढ़ोगे तो आप आंसर देने में हिचकिचाओगे, वो आंसर भी सही तरीके से नहीं जाएगा ना सटीक तरीके से जाएगा। बेटा प्रश्न को पढ़ोगे जब तक आप आंसर नहीं दे सकते। प्रश्न को ढंग से पढ़ो और 2-3 सेकंड सोचने का समय दो, फिर उसके बाद ऑप्शन पढ़ो, उसमें देखो भाई इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर रहने वाला है। बच्चे ने थोड़ी सी मेहनत करी होगी तो वो आराम से सही तरीके से देगा मेरे हिसाब से। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है। क्या है भाई, हटाने में सक्षम पूछ रहा है भाई। तो प्रश्न की लैंग्वेज तो आपको पकड़ आ गई। अब क्या करना है, ऑप्शन में दे रखे हैं एलसी फिल्टर। एलसी फिल्टर मात्र एक ऐसा है जो वोल्टेज को हटाने में सक्षम है। दूसरा है आरसी फिल्टर, ये भी इस तरह से काम करता है पर इसमें ये पूर्ण तरह से नहीं है। तीसरा है संधारित्र इनपुट, संधारित्र तो उसमें हो ही नहीं सकता। और चौथा है श्रेणी प्रवृत्त, तो ये भी नहीं हो सकता। ये दोनों तो हो ही नहीं सकते इसमें। इन दोनों में से कोई आंसर रहने वाला है, कौन सा रहने वाला है बेटा? तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, एलसी फिल्टर। जो एलसी फिल्टर ऐसा है जो सर्किट में वोल्टेज स्पाइक को हटाने में सक्षम है, ओनली एलसी सर्किट। आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रश्न है हमारा बेटा 12वां। क्या कह रहा है, कंडक्टर सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है? भाई प्रश्न तो भाई अटपटा सा है थोड़ा सा, तो बड़े प्रश्न की लैंग्वेज पकड़नी भाई। एक बार दोबारा से पढ़ते हैं प्रश्न को कि कंडक्टर सेमी कंडक्टर और इंसुलेशन के रूप में, देखो दोनों चीजों को सेमी मतलब कंडक्टर और सेमी कंडक्टर और इंसुलेशन के रूप में एक सामग्री तय करती हैं, ये दोनों एक सामग्री तय करती हैं, तो उसके लिए कौन सा मापदंड है? क्या मापदंड है उसके लिए? तो इन दोनों के लिए कोई ना कोई मापदंड तो होगा, कोई ना कोई हानि तो होगी, कोई दंड तो होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न बोल रहा है। तो पहला ऑप्शन है परमाणु की परमाणु सम्मत संरचना। दूसरा ऑप्शन है परमाणु में बैलेंस इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व। और तीसरा है बेटा सामग्री के परमाणु का परमाणु भार। और चौथा है सामग्री के परमाणु संख्या। तो हमारा क्या रहने वाला है राइट आंसर बेटा? कमेंट करेंगे हमारा। तुम्हारा रहेगा राइट आंसर बी। क्या रहेगा राइट आंसर? बी रहने वाला है राइट आंसर। परमाणु में बैलेंस इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व होता है जब जाके इन पे मापदंड की प्रक्रिया चालू होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा 13, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया था? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। चाहे आपका पी आ जाए चाहे एन आ जाए तो आपको प्रश्न की लैंग्वेज पढ़नी है। जी क्या रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किसकी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है? तो देखो बेटा, पहला बोरॉन, दूसरा है आर्सेनिक, तीसरा है एंटीमनी, चौथा है फास्फोरस। तो बेटा ध्यान रखना है जो इसमें जो राइट आंसर हमारा कौन सा रहेगा कमेंट करेंगे। तो हमारा राइट आंसर होगा ए बेटा, बोरान। और आपको एन में लगा रखे हैं चिन्ह, जो एंटीमनी और पूरक जी किस में रहते हैं? एन में रहते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। प्रश्न है हाफ वे रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या है यदि इनपुट वोल्टेज 24 वोल्ट है? बेटा जो इनपुट वोल्टेज दे रहा है वो कितनी दे रहा है? 24 वोल्ट दे रहा है। तो बेटा हाफ वे रेक्टिफायर में हम मान लेते हैं, सबसे ऊंचा मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊंचा मान लेते हैं, उसका होता है पिक फैक्टर। ठीक है ना? तो पिक वैल्यू कितनी होगी भाई? पिक का मान कितना होता है? पिक का मान होता है √2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज तो दी नहीं है उसने, तो हम क्या करेंगे सूत्र के अनुसार हम क्या करेंगे पिक वैल्यू इंटू क्या करते हैं इनपुट वोल्टेज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं पिक इंटू
इनपुट वोल्टेज। तो पिक वोल्टेज कितनी है भाई, अंडर 2, और इनपुट वोल्टेज कितनी दे रखी है भाई, 24 दे रखी है ना। तो कितना आ जाएगा भाई, इंटू करते हैं तो 33.94 आ जाएगा इसका। ठीक है, अंडर 2 का मान कितना होता है भाई, अंडर 2 का मान होता है 141। ठीक है, तो इस प्रकार से गुणा करके अंडर 2 का तो इतना आ जाएगा। फिर निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, इसकी आउटपुट वोल्टेज। अब क्या है, आउटपुट वोल्टेज डीसी क्या होगी, तो आउटपुट डीसी वोल्टेज का सूत्र बनता है हमारा कि पिक वैल्यू निकली हमारी, पिक वैल्यू बट्टे 5। तो हमारी पिक वैल्यू कितनी है, 33.94। फाई का मान कितना है भाई, 314। इसको 0 से काटती हैं तो बेटा आंसर कितना है, 10.8। आप जब सॉल्यूशन करोगे इसका, पॉइंट से हमने पॉइंट काट दिया, इसका भाग देती हैं तो 10.8 आ जाता है आंसर। तुम्हारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, डी। 10.8 वोल्टेज होती है भाई आउटपुट डीसी। ठीक है ना, जो आउटपुट डीसी वोल्टेज कितनी होती है भाई, 10 वोल्ट होती हैं। तो सूत्र लगा दिए, सूत्र के हिसाब से हमने इनको हल कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं भाई। प्रश्न है 15वां, जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा, जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है भाई। मतलब प्रश्न क्या कह रहा है, लैंग्वेज पढ़ो कि जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक क्यों बनाते हैं। मतलब जर्मेनियम से हम बना तो सकते हैं, पर अधिकांशतः किससे बना, सिलिकॉन से बनाते हैं। ये क्या अर्धचालक होते हैं हमारे। वैसे आपने पढ़ा होगा चालक अचालक अर्धचालक। अर्धचालक होते दोनों पर काम करते हैं, एसी डीसी पे, और चालक अचालक एक पर काम करेंगे एक पर नहीं काम करेंगे। ठीक है ना, जैसे चालक है तो विद्युत धारा पर काम करेगा दोनों पर, अचालक क्या होता है, काम नहीं करेगा, विद्युत का धारा का प्रभाव नहीं होगा। समझ में आने चीज सारी। तो बेटा ये चीज इसलिए बतानी पड़ती है बीच बीच में, क्योंकि आपको याद रहे। अगर आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं ना तो आपको पूरी दिक्कत नहीं होती है, आपको हर चीज को आपको बताना पड़ता है, मैं समझाना पड़ता है किस प्रकार से काम करता है। तो इसमें उच्च बाधा वोल्टेज, दूसरा है उच्च प्रतिरोध रेंज, और तीसरा है उच्च तापीय चालकता, और चौथा ऑप्शन रहने वाला है हमारा उच्च धारा ले जाने की क्षमता। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न भी बन सकता है ये। ठीक है ना, तो बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद क्या देंगे, इसका आंसर देंगे 15 में। आंसर क्या रहने वाला है, तो मेरा राइट आंसर जो हाई बोरोन वोल्टेज बाधा, उच्च बाधा वोल्टेज, इसके अंदर उच्च बाधा वोल्टेज के कारण इसको क्या बनाया जाता है। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा 16, रेडियो में क्या खराबी आई अगर पल्सेन को रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाया जाए। जो पल्सेंस है अगर इसको इनपुट से नहीं हटाया जाए तो रेडियो के अंदर क्या खराबी आ सकती है। प्रश्न समझ में आ गया। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अनुचित ट्वीटिंग, दूसरा ऑप्शन है कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, ठीक है, और तीसरा है गुनगुनाती आवाज आएगी, ठीक है, चौथा है कम आवाज के साथ काम करता रहेगा। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट रहने वाला है वो कमेंट करेंगे। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी। क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा 16 में कि गुनगुनाती आवाज। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न, मोस्ट प्रश्न रहने वाला है भाई। अटपटे प्रश्न ये समझ लीजिए कि मोस्ट है, इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि रिक्तीकरण कैसे क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है। तो पहला ऑप्शन है प्रतिरोध के रूप में, दूसरा है कुचालक के रूप में, तीसरा है सुचालक के रूप में, चौथा है अर्धचालक के रूप में। तो 17 में क्या रहने वाला राइट आंसर बेटा कमेंट करेंगे हमारा। तो हमारा है बी आंसर, कुचालक के रूप में। बेटा हमारा जो रिक्तीकरण है वो किसके कारण किस तरह से काम करता है बेटा, व्यवहार करता है, कुचालक के रूप में करता है। मुझे कमेंट करो बेटा कि कुचालक विद्युत का क्या होता है। कुचालक विद्युत का क्या
होता है बेटा, पढ़ते हो तो कमेंट करके जरूर बताएंगे बेटा। कुचालक विद्युत का क्या होता है, ठीक है, वो बताना है आपको। तो हमारा राइट आंसर क्या है, कुचालक बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 18वां, यदि ट्रांसफॉर्मर का सेंटर टैप पूर्ण तरंग, हमारा क्या है कि यदि ट्रांसफॉर्मर का सेंटर टैप पूर्ण तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है, उसमें लगा नहीं, खुला हुआ है उसका वायर, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होंगी। अब खुला ही है तो आउटपुट वोल्टेज क्या होंगी, आप बता ही सकती हैं। प्रश्न पढ़ के भी आप उसमें ऑप्शन में आंसर लगा सकते हैं। तो पहला है हमारा शून्य वोल्टेज, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण रेडिट निर्गत, तीसरा है रेडिट निर्गत का आधा, और चौथा ऑप्शन रहने वाला है बेटा हमारा रेडिट निर्गत का एक चौथाई। जब पर टूटा ही है तो बेटा क्या आंसर रहने वाला है बेटा, बताएंगे, कमेंट करेंगे क्या रहने वाला है। तो 18 में क्या रहेगा बेटा, टूटा ही पर शून्य वोल्टेज रहेंगी, क्या रहेंगी बेटा हमारी, शून्य वोल्टेज। तो बेटा प्रश्न भी देखो पढ़ोगे जब तक समझ में नहीं आए, जब तक प्रश्न को पढ़ो अच्छे से, फिर उसकी लैंग्वेज को पकड़ो, लैंग्वेज पढ़ के उसके ऑप्शन को देखो, फिर आप उसमें राइट आंसर क्लिक करो। और जो प्रश्न था, अब पर्पल टूट गया ट्रांसफॉर्मर में रेक्टिफायर का, तो क्या वोल्टेज निकलेंगी, नहीं निकलेंगी, शून्य रहेगा उसमें। तो आंसर में लगा दिया शून्य वोल्टेज, वो टेंशन वाली बात नहीं है, आउटपुट में शून्य वोल्टेज रहेगी क्योंकि पर्पल टूटा हुआ है इसलिए। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 19वां, एक निष्क्रिय बेटा, हाँ एक सक्रिय घटक आया था पहले, सक्रिय घटक कौन सा था आपको ध्यान रखना है। अब आ गया निष्क्रिय घटक कौन सा है इसमें से, तो कौन सा है चारों में से रहने वाला है, बताओ बेटा कौन सा रहने वाला है। पहला डायक, दूसरा है डायोड, तीसरा है ट्रांजिस्टर, चौथा है संधारित्र। क्या रहने वाला है बेटा, इसमें जो सक्रिय घटक तो ये इसमें भी हैं और निष्क्रिय घटक भी इसमें भी हैं, तो इसमें से निष्क्रिय घटक देखना है कौन सा रहने वाला है हमारा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा हमारा क्या, डी, जो हमारा सक्रिय घटक क्या है, संधारित्र है, ठीक है। अब प्रश्न आता है 20वां, प्रश्न कह रहा है भाई 220 वोल्टेज आरएमएस एसी वोल्टेज का पिक वोल्टेज क्या होगा भाई, पिक वोल्टेज निकालना है भाई आपको। तो पिक वोल्टेज निकालते हैं तो मैंने आपको बताया कि उसमें गुणा कर देते हैं जो वोल्टेज होती है उनका, तो हम गुणा कर देंगे। पिक का हमारा मान क्या है भाई, पिक वोल्टेज हमारी जो पिक का मान होता है √2 होता है, यही तो बताया था। जो पिक फैक्टर होता है हमारा उसका मान कितना, तो √2 होता है, तो √2 से गुणा कर देंगे इसको हम, √2 इंटू 220 वोल्टेज, तो कितना आ जाएगा हमारा 3×1=18, जैसे कि आप गुणा कर देंगे हो आप, तो उसमें आंसर निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो कितना है हमारा 3.311.17, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। गुणा करके देखना आपका कितना आ रहा है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है ना। तो मेरा क्योंकि 3, 11 और 17 दे रखा है, यहाँ पर कुछ संख्या निकल के आएगी आपकी, देख लेना। तो आज की पीडीएफ में हमने जो पढ़ा बस वो इतना ही था। तो जो बच्चों को वीडियो अगर हमारी पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करें बेटा, क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत नज़दीक आ गया आपका, ठीक है ना। हमारे सर के माध्यम से आपको समय समय पर इंफॉर्मेशन दी जाती है, किस तरह वैकेंसी निकल रही है, क्या सिलेबस रहने वाला है, किस प्रकार से एडमिशन, सारी प्रक्रियाओं के बारे में जो सर हैं तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं समय समय पर। तो आपका कर्तव्य बनता है, हमारा मोटिवेशन बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।